फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख भू आकृतिक क्षेत्र। देखिए, भारत के प्रमुख भू आकृतिक क्षेत्र, भू आकृतिक क्षेत्र यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखिए, भारत जो है ना, वर्ल्ड में यूनिक देश है। वर्ल्ड में यूनिक देश कैसे है? देखिए, यहाँ वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है। देखिए एक बार उसकी तरफ, आप लोगों को दिख रहा है वर्ल्ड का मैप यहाँ से? जैसे हम यदि कहें कि उसमें रोमानिया बताइए कहाँ पर है, तो यहाँ से आप लोग के लिए बताना संभव नहीं है। यदि हम बोले कि चेकोस्लोवाकिया बताइए कहाँ पर है, तो नहीं बता पाइएगा। यदि बोलेंगे कि जर्मनी बताइए, तो नहीं बता पाइएगा। वहाँ से दिख रहा है लेकिन फिर भी लोकेट करना मुश्किल है। लेकिन बोलेंगे कि इंडिया बताइए कहाँ पर है, ये यहीं की बात नहीं है। आप अंतरिक्ष जाइएगा ना, वहाँ से भी दिखता है। तो इसका बड़ा ही डिस्टिंक्ट डिवीज़न है। अब दूसरी बात, जो हमने आपको जब ओशंस बताया था, तो ये बताया था कि ओशंस में सबका कोई अटलांटिक नाम है, किसी का पैसिफिक नाम है, किसी का इंडियन ओशन नाम है। एकमात्र वर्ल्ड में ओशन है जो इंडिया के नाम पर है, तो यह भी यूनिक है। फिर क्या है कि भारत जो देश है, इसके उत्तर में इतना ऊंचा हिमालय, मतलब खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, नहीं तो खड़ा हिमालय कल वही नहीं बता रहा कि डरो नहीं, किसी से मत डरो। एक सिक्योरिटी वाल है। हम 10 फीट का दीवार बनाते हैं, सोचते हैं हमारे अंदर कोई नहीं आएगा। यहाँ 10 किलोमीटर का दीवार बना हुआ है, छोटा मोटा चीज़ है। कोई कितना भी भांज ले कि हम आके मार देंगे, आने के बाद मारेगा कौन, नहीं हम लोग तय करेंगे। पहले आ तो जाओ। और यही हो रहा है, गर्दन मोड़ो के लोग भेज दे रहे हैं। पहले संभव था ये? तो कुछ एटीट्यूड का ही फ़र्क है और कुछ लैटिट्यूड का ही फ़र्क है। ज़्यादा फर्क लैटिट्यूड का ही है, नहीं है? तो इस चीज़ को समझिए कि डिस्टिंक्ट डिवीजन है। इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय सम ऑफ द ब्लेसिंग्स, फिजिकल ब्लेसिंग्स प्रोवाइडेड बाय द ऑलमाइटी नेचर। सामान्य बात नहीं है कि ऊपर में आपको मुकुट की तरह हिमालय है। मुकुट इसलिए कह रहे हैं कि जब आप हवाई जहाज से यात्रा कीजिएगा तो एकदम चमकता है, ऐसा लग रहा है ना कि चांदी का मुकुट लगा हुआ हो, और उस पर यदि सन का रे पड़ जाए तो सोने का मुकुट है, और क्रिटिकल एंगल को क्रॉस करें तो रहेगा कि हीरा का मुकुट है। तीनों तरह का मुकुट। केवल जब भी आप यहाँ से दिल्ली की तरफ जाइए, और कभी यदि लखनऊ के आसपास आप राइट साइड में बैठे हैं, खिड़की वाला सीट मिल गया है, तो एक आध बार आपको जब वेदर क्लियर रहता है दिख जाता है, तो क्वालिटी दिखती है। या फिर यदि आप सिक्किम गए होंगे तो कंचनजंगा दिखा, कंचनजंगा आपको दिखता है सिक्किम गैंगटोक के थोड़ा ऊपर जाने पर, हम लोगों ने देखा है। खतरनाक, मतलब वो साइट आप किसी को डिटेल बता नहीं सकते हैं यदि किसी ने खुद से देखा नहीं है, और न कोई कैमरा ऐसा बना है जो उसका सीन खींच सकता है। गिरा अनयन नयन बिनुबानी, यानी आँख के पास जवान नहीं है और जवान के पास आँख नहीं है, दोनों एक कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। इतनी शानदार खूबसूरती है, और ये भारत को एक विशेष ब्लेसिंग है। हिमालय का मुकुट हो, ताज हो, और चरण पखार रहा है सीधे हिंद महासागर। यदि दो हाँ, और बीच में जितने भी उच्चावच के सिद्धांत हैं, जितने भी प्राकृतिक एलिमेंट्स हैं, वो सब हमारे पास उपलब्ध हैं। यदि एक नदी के आसपास के क्षेत्र को बेसिन बोलते हैं, तो 2 नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। और भारत में गंगा यमुना का इतना बड़ा दोआब क्षेत्र है जो कि फर्टाइल क्रेसेंट कहलाता है, यानी उर्वर अर्धचंद्र। समझ रहे हैं? हाँ, अर्धचंद्राकार स्थिति बनती है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? फर्टाइल क्रेसेंट ऑफ इंडिया। पानी के बिना बहुत मुश्किल होती है। पानी एकदम समाप्त हो जाए तो लगता है कि क्या हो जाएगा, और हर बार गर्मी में लगता है ना कि पानी खत्म हो जाएगा। इस अगले साल पानी नहीं मिलेगा, पानी का टेबल, वाटर टेबल खत्म। तब तक क्या होगा? अचानक से 1 जून को मानसून प्रवेश करता है केरला से, हाहाकार वर्षा होती है, और फिर वो टेबल भर जाता है। अगले साल की व्यवस्था 1 महीना में भगवान जी कर देते हैं। है कि नहीं शानदार? मतलब आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग कतर गए थे। कतर जो वहाँ, मतलब वहाँ वाटर ट्रीटमेंट के नाम पर, जैसे आप यदि हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल का पूरा पानी को, आउटलेट को एक जगह वो जमा कर रहे हैं सब। कहाँ है कुछ, मतलब एवरी आउटलेट हैज़ टू बी कंजर्व, और उस वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जा रहा है। एंड देन रिसाइकल्ड वाटर जो ट्रीटेड हो गया, उसको फिर से पानी के टंकी में डाल दिया था कि आप पी लीजिए इसको। तो ये वाटर का महत्व समझिए। भारत में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि पानी की बड़ी किल्लत है,
लेकिन मोर और लेस यहाँ पानी की उतनी किल्लत नहीं है जितना कि अन्य देशों में है। लगभग 2-3 हज़ार आपके पास छोटी बड़ी नदियाँ हैं, 2-3 हज़ार। हम जब पढ़ाते हैं तो 100-125 नदियों के बारे में बताते हैं, लेकिन छोटी नदियों को छोड़ देते हैं। उनकी संख्या 2000 से 4000 के बीच में। यह भी छोटी बात नहीं। और इसलिए और नदी को आप माँ कह रहे हैं, तो उनको कंजर्व करने के है। पीपल के पेड़ को हम लोगों ने पूजना शुरू किया, तो भले ही वो धार्मिक कारण से दिखाया गया, लेकिन हम नेचर को कंजर्व करते हैं। सांप को, केचुआ को भूत यज्ञ सिखाया गया हमें। क्यों? आज जाके देखिए कि चींटियों का क्या महत्व है कृषि की रक्षा में, केचुओं का क्या महत्व है, सांपों का क्या महत्व। तो हमने आदि काल से उनको पूजा है। क्यों? क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट ऑन द नेचर है वह अनवरत बना रहे। यह भारत। अब हुआ कि भाई सब अच्छा ही रहेगा तो कुछ तो बुराई भी होना चाहिए, तो मरुस्थल में थोड़ा सा दे दिया कि मरुस्थल का भी हीट समझो क्या होता है, थपेड़ा समझो क्या होता है। क्योंकि जब आदमी मरुस्थल में चल के आएगा ना, तब ना पानी का महत्व समझ में आएगा। तो उससे भी मानव ने लड़ाई किया। क्या किया कि मैन मेड कैनल, सबसे बड़ा भारत में जो है वो कौन है? इंदिरा गांधी नहर। लेकिन मनुष्य तो रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो कई डैम बना दिए, नेचुरल रिजर्वायर को समाप्त करके आर्टिफिशियल बनाया, तो उसका इम्पैक्ट भी आया। टेहरी बांध जैसे प्रोजेक्ट विवादास्पद भी हुए। हमने जंगलों को काटा। अब हम पेड़ों की छांव में नहीं बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं? उन पेड़ों से बनी कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं। एक सच्ची घटना है, कुछ लोग आए, उस पर कविता लिखी है कि कुछ लोग आए, पेड़ काटने आए मेरे गाँव में, कुछ देर बैठे हैं उसी की छाँव में। मर्म समझिएगा कि पेड़ काटने के लिए आप आए हैं, जिस पेड़ को काटना है उसी के छाँव में थोड़ा देर बैठ गए, थक गए आते आते, तो काटने से पहले उसको थोड़ा उसी का लाभ ले लेते। इतना मनोदशा है। तो डिस्टिंक्ट डिवीज़न है, थोड़ा पहाड़ भी है, थोड़ा पठार भी है, थोड़ा मैदान भी है, थोड़ा तट भी है, थोड़ा सा सब कुछ है। इसी को पढ़ लिए तो ज्योग्राफी हो गया। इसको पढ़ने में मुश्किल से 7-8 दिन लगना चाहिए, लग जाता 7-8 साल। क्यों लगता है पता है? मनोयोग से नहीं पढ़ते हैं। जब भी पढ़ने बैठिए इस मनोदशा से पढ़िए कि हमको इसको समझना है, हमें जानना है कि भारत में क्या क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ से कहाँ उसका विस्तार है। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, कैसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो लिखिए। भारत के जो भौतिक डिवीजन, नॉर्मली लोग कहते हैं 4 भाग में बटा है, 5 भाग में बटा है, लेकिन भाग जो हो एलिमेंट लिख लीजिए। ठीक है, एलिमेंट लिखिए, क्योंकि उसको हम 6 भाग में आपको बता रहे हैं कि प्रोमिनेंटली। हाँ, प्राकृतिक तो 4 में भी सिमट सकता है, लेकिन आप लिखिए 6। छठा द्वीप समूह के चलते 6 है, अदरवाइज 5। जो द्वीप समूह है ना वो अलग से है। लिखिए पहला, लिखिए उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर में सबसे पहले तो हमारे पास पर्वत है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी नॉर्थ का माउंटेन रेंज। ठीक है, फिर नॉर्थ का विशाल मैदान लिख लीजिए, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। अभी देखिए भारत में ये जो पार्ट है ना, देखिए यदि यहाँ से हम इसको अलग एक डिवीज़न मान लें, यहाँ से यदि बांट दे भारत को, तो ये यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, ये सब पानी ही है। तो धरती का ऐसा टुकड़ा जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो तीसरा जो एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठारी भाग या उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय पठारी भाग, पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय पठारी भाग या उच्च भूमि, हाईलैंड्स। ठीक है, और फिर ये क्या है, जैसे कि इस जगह देखिएगा ना, तो ये कोस्ट बनता है यार दोनों तरफ, तो कोस्टल, इसको लिखिए समुद्र तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स या समुद्र तटीय मैदान। एक हो गया मरुस्थल जो यहाँ पर है, थार का मरुस्थल राजस्थान में, मरुस्थलीय भाग। और छठा है द्वीप समूह। 4% में आंकड़ा लिख लीजिए, 4 आंकड़े। ये आपको जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन वो 4% आपका काम कर देगा। लिखिए भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर पर्वत है। 18.5, 10.7 पे क्या है? पर्वत है, यानी माउंटेन है। ठीक है, 18 पॉइंट कितना होता है? 5। इस पर क्या होगा? पहाड़ियाँ। पर्वत के बाद पर्वत से छोटी पहाड़ियाँ। लिखिए पहाड़ियाँ हैं 27.7।
27.7% भाग पर पठार है, 27.7% भाग पर प्लेटूज हैं, पठार है 27.7, ठीक है। यह है पहाड़ी और यह है पठार, यानी पर्वत पठार मिला के बहुत ज़्यादा हो गया नहीं। शेष 43.2% पर, 43.1 लिख लीजिए, जब परसेंटेज 100 मैच नहीं करेगा, पर विशाल मैदान का विस्तार है। 43 आएगा तो वही मारिएगा। ग्रेट प्लेन्स कितने में है, इतने परसेंटेज में, बाकी जो बच गया मरुस्थल है, ठीक है ना। इन सबको रिपीट कर दीजिए। भारत के जो फिजिकल डिवीज़न है यह कितना है हर्ष, क्या क्या नाम है? तो बीच में आइलैंड लाओगे तो यही ना होगा, पहले धरती पूरा कर लो फिर आइलैंड में जाना। उत्तर का वो, दक्षिण का ये, अब पूरब का ये। तो अपने भारत के बारे में पढ़ना है, ये किसी और का भारत नहीं ना, ये हमारा भारत है। तो थोड़ा हम लोग इसके ऊपर आकर्षित हों, इससे प्रेम करें, और तब हमको क्या है कि जिसको हम बहुत मानते हैं उसकी हर एक छोटी छोटी बात भी याद रहती है। तो भारत से प्रेम में पढ़िए। भारत कई बार वो दिखता नहीं है, क्योंकि यदि हमको अपने देश से प्रेम है तो क्या हम कहीं कूड़ा फेंक सकते हैं? सिविक इम्यूनिटीज़ हमारी कमज़ोर हो तो भी हमारा सिविक सेंस अच्छा हो सकता है। मुझे याद है कि बनारस में एक बार एक बच्चे ने एक वो कुछ खा के और थ्रो कर दिया ऐसे ही, बगल में एक विदेशी आदमी खड़ा था नीदरलैंड का। तो वो अपने पापा से पूछा कि पापा इसको क्या करें, तो बोला फेंक दो। तो फेंक दिया बेचारा। बच्चा क्या करेगा, शुरू में तो सोचा कि हमको कुछ गाइडेंस मिलेगा, लेकिन पापा ही बोला कि फेंक दो, झाड़ू लग जाएगा सुबह में, तो फेंक दिया। अब वो बंदा बोला कि जस्ट थ्रू इट अवे एनीवेयर, यार एनीवेयर इन द कंट्री। ये सेंटेंस हम सुने तो मेरा घूमे भाई कि कहाँ से कंट्री का बात आ गया। एनीवेयर तक तो ठीक था, लेकिन उसने जो अगला वर्ड जोड़ा कि एनीवेयर इन द कंट्री, सोचिए ये आपका देश है और आप कुछ भी उठाए पद से। मतलब लोग जहाँ तहाँ न थूके, इसके लिए भगवान का मूर्ति लगाना पड़ता है फोटो, और लोग अंधेरा में फिर उस पर थूक देते हैं। तो भगवान दिखे नहीं है। अब बजरंग बली यदि जड़ में पड़े तो बजरंग बली का तो ही पावर लिमिटेड है, वहाँ पर टावर पकड़ ही नहीं रहा है। जो बड़े एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं उसमें एक बेहतर इंसान भी बनना है, उसकी भी तैयारी करनी है। दोनों एक साथ हो तभी ना अच्छा है, नहीं तो फिर तो टाटा नमक वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, भारत को कितने भागों में बांटा गया है भूआकृतिक तौर पर? तब तक आप लोग परसेंटेज रिवाइज कर लीजिए, परसेंटेज पूछेंगे। पहला नाम बताइए, 6 भाग में। पहले भाग का क्या नाम है? सबसे उत्तर में क्या है? यहाँ पूरा का पूरा, ये जो उत्तर का भाग है ये क्या है? ये पूरा का पूरा ऐसे सब हिमालय है। तो इसको कहते हैं उत्तरी पर्वतमाला बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला, उत्तर में पर्वत श्रृंखला। उसके बाद क्या है? यह उत्तर का मैदान। उसके बाद ये जो नीचे आता है ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, इसी को प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, और इसी के किनारे पर जो है वो तट है, यह होता है। और यहाँ पे जो बाहर में अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, ये सब क्या है? हमारे आइलैंड्स हैं या द्वीप समूह। क्लियर है? थोड़ा सा द्वीप तो है नहीं, दादरा तो ऊपर है, लेकिन ये सारा ये जो यहाँ से यहाँ छोटा मोटा है सब द्वीप समूह। चलिए, अब हिमालय जो है, हिमालय में सबसे पहले आपको ऊपर में कौन सा भाग आता है? उसके कौन सी श्रेणी सबसे टॉप मोस्ट में है? ट्रांस क्या होगा? हिमालय के बाद। ट्रांस मतलब के परे, तो एक है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? काराकोरम। सबसे पहले टॉप में क्या आएगा? ये चट्टान एकदम जो हमारा रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ा होता है, खड़ी खड़ी पर्वतमालाएं हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और बहुत ही स्टीप इनका स्लोप होता है। इसका नाम है काराकोरम। सबसे ऊपर में क्या होगा? यहाँ पर होगा काराकोरम। काराकोरम नहीं, काराकोरम अलग है, पूरा पर्वत है, बड़ा रेंज है, तुम दर्रा समझ रहे हो। काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, ये यहाँ पर है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट में। ठीक है, काराकोरम क्लियर हो गया। अब काराकोरम के नीचे है लद्दाख श्रेणी। जैसे इसको यदि यहाँ पर यदि काराकोरम ऐसे हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा ये लद्दाख श्रेणी, और यहाँ पर हो जाएगा जास्कर, 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 जास्कर। ठीक है ना? तो लिखिए, हाँ, हिमालय का पार्ट। ये जो 3 श्रेणियाँ हैं, 3 श्रेणी याद कीजिए, कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर।
यानी यदि वर्ड्स में लिखे तो क्या हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, KLJ, काराकोरम लेकर जाओ, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये पैरेलल है, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जास्कर, ठीक है ना। अभी तक मेन हिमालय शुरू नहीं हुआ है, यह हिमालय के बृहद हिमालय के पहले का चित्र है। ये उसके सबसे ऊपर में जो यहाँ पर है, इस जगह पर जो ऊंचा वाला है, यह है काराकोरम की पहाड़ी। इसी में एक नोट पड़ता है एक्चुअली, जो पूरा का यह भी एकदम लगा ना कि इस पर्वत को कोई ऐसे मोड़ दिया है, गांठदार है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। तो ये काराकोरम ऊपर में, उसके जस्ट बगल में यहाँ नीचे लद्दाख और यहाँ पर जास्कर, बहुत नज़दीक है, लेकिन सब हिमालय के बृहद पार्ट से ऊपर है। उसके बाद जो मेन पार्ट है वो लिखिए बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, अब ये जो बृहद हिमालय है वह यहाँ से मान लीजिए हमने स्टार्ट किया, ये पूरा का पूरा यह पार्ट ऐसे जाता है, यह है बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालयन रेंज है। यह वाला पार्ट मतलब जैसे ये खत्म हो रहा है वहाँ पर बृहद हिमालय शुरू हो रहा है, और शुरू हो रहा है कश्मीर के पास से, खत्म हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में जाके, ठीक है। यह इतना बड़ा रेंज है इस पहाड़ का, और इतना बड़ा सेफ्टी बेल्ट है भारत के पास। यदि यह हिमालय नहीं होता तो भारत पूरा का पूरा मरुस्थल हो जाता, मरुस्थल हो जाता। हवाएं जो आती है, अभी जो जून आएगा तो 1 जून को बोले केरला में मानसून आ गया। लोग कहते हैं ना कि भारत में मानसून का प्रवेश कब होता है, 1 जून को। 1 जून को ये ऐसे आएगा, और फिर ये ऐसे ऐसे करके इधर चल जाता है। लेकिन ये यहाँ पर ऐसे जब आता है तो यहाँ पर एक इसको ढाल मिलता है, इसलिए यहाँ बारिश करा देता है। हाँ, वहाँ पर शुरुआत नीलगिरी के आसपास थोड़ा सा बारिश का, और मैक्सिमम इसको जो है ना ये यहाँ पे जाता है। यहाँ जब जाता है तो फिर से यह ह्यूमिडिटी को लेता है, और यहाँ फिर इसको मिलता है हिमालय, तो ये भारत। लेकिन इस मानसून से बिहार में और यूपी में वर्षा नहीं होती। बोला तो मानसून तो आ गया लेकिन हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। तो फिर जो है 9 तारीख को एक और वेव घुसता है, और वो ऐसे नहीं, सबका पैटर्न यही रहेगा, सबका पैटर्न ऐसे ही रहेगा। थोड़ा बहुत कर्व ऊपर नीचे हो सकता है। 15 वाले से बिहार में वर्षा हो जाती है, तो सब में यहाँ भी 15 रहेगा ना, और ये 1-2 दिन 2-3 दिन बहुत है, हाँ मैक्सिमम। तो इसी रेंज के हिसाब से मान लीजिए 9 वाला से थोड़ा बहुत होता है तो 10-12 तक आपके यहाँ हो जाएगा। तो 9 वाले से जो 9 यहाँ घुसा है 15 तक उसका इफेक्ट यहाँ दिखता है, ठीक है, ये मानसून का। तो यदि वो हिमालय नहीं होता तो ये टकराता ही नहीं। वर्षा का तरीका क्या है, ये पर्वत है, ये ह्यूमिड हवाएं हैं, और आके ऐसे इससे टकरा गई। अब टकरा गई तो यहाँ इसका घनत्व तो ज़्यादा हो गया, अब इसमें ज़्यादा धूलकण है, पानी की मात्रा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये नीचे आ गई। यहाँ आ गया तो कैपेसिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गया। अब बोला कि भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, खाली कर दो टंकी, वर्षा हो गया। तो वर्षण की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें पर्वत का बहुत बड़ा रोल है, और उस रोल के लिए धन्यवाद है हिमालय का। यही रोल में पर्वत तो दिया, हाथ तो आया, लेकिन मुंह को नहीं लगा। क्या आराम, ये पर्वत ही खड़ा हो गया ऐसे, हवाएं भी ऐसे, अब पर्वत भी ऐसे। जाओ भाई, फ्री पास है, रुकना ही नहीं है इसको। जब रुकेगा ही नहीं तो टकराएगा ही नहीं, तो पूरी की पूरी हवाएं निकल जाएंगे, जाके टकराएंगे यहाँ पर हिमाचल में। ये मरुस्थल हो गया, पूरा का पूरा हवा आया, अभी चला गया ऐसे ही, इस तरीके का। तो ये हवाओं के रुख को समझिए, भारत के बारे में इसकी प्रकृति को समझिए, कैसे फिर और भी बताएंगे डिटेल कि कैसे ला नीना का प्रभाव, कैसे अल नीनो का प्रभाव पड़ता है, कैसे पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी बेसिक समझिए कि हमारा हिमालय का कौन सा भाग आया, चौथा भाग, और ये सबसे बड़ा भाग है। इसका डिटेल फिर आराम से बताएंगे। इसके बाद के भाग को लिखिए। हिमालय के बृहद वाले भाग के बाद एक और लाइन खींचिए ऐसे, वह है मध्य हिमालय क्षेत्र, नहीं मध्य हिमालय, शिवालिक, ये है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है ना। हाँ, हिमाद्री ग्रेटर, ठीक है ना। यह बृहद के बाद क्या हो गया,
मध्य, और उसके बाद एक तीसरा जो लाइन आएगा वह है शिवालिक, इसको कहते हैं शिवालिक। और शिवालिक के बाद तराई क्षेत्र है, लेकिन हम जब मिट्टी पढ़ा रहे थे थोड़ा बहुत आप लोग बता दें क्या। हाँ, लेसर हिमालय और शिवालिक। तो जो हमने 6 डिवीज़न बताए थे, 6 डिवीज़न में पहला डिवीज़न पूरा हो गया आपका, नॉर्दर्न माउंटेन्स। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? इसमें हमने 6 एलिमेंट बताया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक। 6 याद हो गया। तो 6 डिवीज़न थे, उसके पहले डिवीज़न का यह विस्तार। अब आ जाइए मैदान पर। कॉमन सेंस लगाना। देखिए, नदी जब पढ़ाए थे तो नदी हमने बताया कि यहाँ पर कौन सी नदी है, इस जगह पर यदि कहा जाए तो सिंधु। सबसे पहले जो नदी है कौन सी है, यहाँ पर ऐसे निकलती है और ऐसे पूरा पाकिस्तान होकर यहाँ गिरती है, ये सिंधु नदी है। इसीलिए समझौता करना पड़ा कि भारत यदि यहीं पे बांध बना दे तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, परमाणु बम का जरूरत नहीं, अमानवीय हो जाएगा ना। तो 19 सिंधु का इतना फोर्स है सिंधु में, अरे यहाँ पर उसको डाइवर्ट कर दे, छोटा सा, तो इसके छोटा से सहायक नदी है, उस पर एक तुलबुल परियोजना शुरू की जाए तो पूरा हुलबुल हो गया पूरा पाकिस्तान। नहीं, कहने का मतलब है कि ये रुक सकता था, लेकिन फिर एक समझौता किया गया। कैसे चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं वो बता रहे हैं। समझौता क्या किया गया? 1960 में न किया गया, सिंधु जल समझौता, कि भाई इसके पानी का कैसे उपयोग होगा, तो यह हमारे अधिकार में होगा, आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बोला ठीक है, इसके बदले क्या क्या दोगे? तो उसने कहा कि हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, बहुत सारी चीज़ें शर्त से बात, तो अलग से बताएंगे। तो ये सिंधु नदी का क्षेत्र है और यहाँ पर सतलज नदी का क्षेत्र है, और इसी के बीच में साझे चरावस, साझे चरावस सूत्र मैंने बताया था। ये सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और सतलज, ये क्रम से नदियाँ हैं। तो इसीलिए इसको सप्त सैंधव क्षेत्र भी कहते हैं। टोटल 7 नदी बनती है, जिसमें से 5 नदियाँ पंजाब से गुजरती हैं। इसीलिए पंजाब को क्या बोलते हैं? पंच जोड़ आब, 5 जोड़ आब। आब मतलब नदी, आब मतलब पानी। तो 5 नदियों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंजाब। और ओवरऑल इस क्षेत्र को क्या कहते थे? वैदिक काल में पढ़ाए थे सप्त सैंधव क्षेत्र। तो यह जो क्षेत्र है, इस सिंधु और इसका एक मैदान बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंधु का मैदान, सतलज का मैदान ऊपर में यहाँ बनेगा। उसके बाद गंगा यमुना का मैदान, बड़ा सा मैदान ये भी बनेगा। और इधर देखिएगा तो ब्रह्मपुत्रा का मैदान बनेगा। ये तीनों उत्तर में ही पड़ रहे हैं और तीनों मिला के भारत का उत्तरी विशाल मैदान बनता है। ठीक है, तो 6 डिवीजन में से दूसरा डिवीजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माइन्यूटली क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मोटा मोटी क्लियर हुआ। फिर इसमें और माइन्यूट जाएंगे। पहाड़ी पढ़ाने में, केवल हिमालय पढ़ाने में 1 क्लास चाहिए, पूरा हिमालय पढ़ाने में 1 क्लास चाहिए। फिर आपको एक एक पहाड़ का, एक एक चोटी, पर्वत श्रृंखला सब कुछ बताएंगे, लेकिन यह आपका विषय प्रवेश है। ठीक है, तो ये तीनों मैदान क्लियर हो गया। अब वैसे तो पेनिनसुलर कहा गया, लेकिन यहाँ पर भी पठार है, यहाँ भी पठार है, यहाँ भी पठार है, यहाँ भी है। या बुंदेलखंड है तो बघेलखंड है, तो मालवा का पठार है तो मालवा का यहाँ पर है, और क्या मेवात का। तो यहाँ पे 4 है, 4-5 पठार हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। और ये धड़वार रेंज यहाँ कर्नाटका वाला में आ जाता है, ये दक्कन का रेंज आ जाता है पूरा। तो ये टोटल सारे पठार है। पठार की परिभाषा क्या होती है? हाँ, वेरी गुड। इसका 300 प्लस होना चाहिए मीटर में, लेकिन ये 2000 भी हो सकता है, 8000 भी हो सकता है, लेकिन यह टॉप जो है ना फ्लैट होना चाहिए। यानी यह, इस पर आदमी रह सकता है, इस पे आदमी चल सकता है। ठीक है। और पहाड़ का डेफिनेशन क्या है? पहाड़ का, पहाड़ 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए और कॉनिकल शेप होना चाहिए। 1000 मीटर से ऊपर हो और शेप कैसा हो? कॉनिकल हो, तो क्या कहते हैं उसको? पहाड़ कहते हैं। ठीक है, तो हम 6 पहाड़ देख लिए, उसके बाद ये मैदान देख लिए, और इस तरह से ये पठारी एरिया है जो 300 मीटर से ऊपर है। इसमें बेसिकली बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, दक्कन, धारवाड़ और प्रायद्वीपीय पठार इसमें आते हैं। ये भारत का तीसरा सब बड़ा, ओवरऑल तो काफ़ी बड़ा है जी। इसमें कितना पठार, कितना है टोटल भारत में? परसेंटेज 27.27, मतलब लगभग
28% पठार, बहुत बड़ा है ना। तो यह हमारा सबसे बड़ा तो यह हो गया, 40% पर है मैदान, और यह दूसरे स्थान पर आ जाता है। और पहाड़ियों को जोड़ दे तो पहाड़ भी बहुत ऊपर हो जाता है। अब ये जो कोस्टल है, यानी इस जगह ऐसे जो मैदान है ना, ऐसा ही मैदान कोस्टल पर भी है। तट के किनारे यहाँ पर तो ऊंचा है ये, लेकिन यहाँ कुछ दूर तक या कई किलोमीटर्स में होता है, यह आपका मैदानी क्षेत्र है। इसको क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। और उसके बाद ये द्वीप समूह है, जितना है ये सब, इनकी संख्या काफ़ी है। लक्षद्वीप हुआ, फिर अंडमान निकोबार हुआ, और सब डिस्क्रिट, ये सब भी जो है फिर एसिमिलेट हो गया है। ठीक है, तो ये टोटल 6 आपके, हाँ सॉरी, और एक यहाँ पर जो पठार नहीं है, यह है थार मरुस्थल। ठीक है, तो ये 6 डिवीज़न हैं। क्लियर है? अब इन 6 डिवीजन्स का एक एक करके हम लोग विश्लेषण करेंगे। कुछ बातें लिख लीजिए इन सब के संदर्भ में, डिवीज़न के बारे में। लिखिए ट्रांस हिमालय। देखिए हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई थी। टर्शियरी एज, टर्शियरी, तृतीयक, हिंदी में बोलते हैं तृतीयक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्शियरी। आपको पता है कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले एक सागर हुआ करता था। उस सागर का क्या नाम था? टेथिस सागर। और उसके दोनों तरफ 2 मुख्य भूमियाँ थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उसी भूगर्भिक हलचल के परिणाम स्वरूप, यानी कि जो जियोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंसेज हुए, और इससे धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, और आज भी यह मिलीमीटर्स के हिसाब से बढ़े, लेकिन हर साल कुछ न कुछ पहले से ऊंचा हो जाता है। ठीक है, हिमालय लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? इसका रेंज, हिमालय का रेंज कितना है? लंबाई किलोमीटर्स में। जितनी लंबी गंगा उतना लंबा हिमालय, यही फार्मूला है। 2500, हाँ 2500 किलोमीटर नहीं, मोटा मोटी याद रखिएगा। देखिए हिमालय का रेंज, देखिए भारत में तो पूरा ही है, यानी पाकिस्तान को भी टच करता है, हिमालय नहीं करता है। काराकोरम जब है तो पाकिस्तान टच कर ही रहा है, और उधर म्यांमार को टच करता है। तो इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? पाकिस्तान से म्यांमार तक। ये 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर का रेंज है इसका। जो मिटा हुआ भाग वो हिमालय है नहीं। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहा है, ये कितना है? 2500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर लंबा नीति? 2500 किलोमीटर लंबा है, बहुत लंबा है। गंगा भी शुरू होती है यहाँ कनखल यहाँ से, और वो थोड़ा घूमते फिरते जाती है, तो वो भी 2500 किलोमीटर पूरा कर देती है। अब 2 बात और लिखिए। यहाँ ये जो हिमालय जब यहाँ हमने पता कि काराकोरम यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर शिवालिक है, तो यह एक मोटाई हुआ ना इसका, और यहाँ भी एक मोटाई होगी इसकी। लिखिए पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर, जबकि पूर्व में लगभग 320 किलोमीटर है। यानी यह कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर, और यह कितना है? 320 किलोमीटर। 3 आंकड़े और क्लियर हो गए। 2500 किलोमीटर लंबा है, 500 किलोमीटर सबसे जहाँ ज़्यादा मोटा है वहाँ 500 किलोमीटर है, और धीरे क्रमशः कम होता हुआ यह कितना हो जा रहा है? 320, यानी 180 किलोमीटर का गैप है इसका, धीरे धीरे पतला हो, शार्प होता जा रहा है। हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? किस सागर पर हुई थी? इसके दोनों तरफ कौन कौन सा लैंड थे? यह कैसी क्रियाओं के फलस्वरूप निर्माण हुआ इसका? भूगर्भिक क्रियाओं के फलस्वरूप। क्या हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है? यस। इस महाद्वीप को क्या बोलते थे इस पर दोनों लैंड थे? अब आ गया बाउंसर, उल्टा हो जाते जाते। पैंजिया, ठीक है ना। अंगारा लैंड का एक और नाम क्या था? अंगारा लैंड का एक और नाम था, क्या था? लॉरेशिया। किस एज, मतलब वो जो टर्शियरी फेज है, टर्शियरी इज नॉट एज, टर्शियरी इज फेज। एज कौन सा था? मायोसिन। एज कौन सा था? मायोसिन। मायोसिन एज कितने साल पहले था? इसके लिए मेरा 4 घंटे का एक वीडियो है, आप उसको 3 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं।
उस वीडियो में ही सब मिलेगा। 180 करोड़ से 200 करोड़ के आसपास, ठीक है ना, BC, AD तो होगा नहीं। देखिए भौतिक स्वरूप के आधार पर, अब तो मैंने भारत का भौतिक स्वरूप देखा, अब किसका देख रहा है, हिमालय का। तो भौतिक स्वरूप के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। फर्स्ट वन इज ट्रांस हिमालयाज, सेकेंड वन इज ग्रेटर हिमालयाज, द ग्रेटर हिमालयाज, थर्ड वन इज द लेसर हिमालयाज, और चौथा शिवालिक। वो लेसर और शिवालिक अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। चौथा है शिवालिक या फिर आउटर हिमालय, आउटर हिमालय, आउटर। यह बाहरी भाग है। ट्रांस हिमालय क्या है, बाहरी भाग है। यह लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा है। कितना इसका विड्थ है, 40 किलोमीटर्स। और जो सागर से ये बना है, यदि तेथिस सागर से, तो उसके सबसे अधिक सेडिमेंट्स कहाँ पाए जाएंगे, इसी में। इसलिए ट्रांस हिमालय के पहाड़ों को देखिएगा, लगेगा कहीं गाद जमा हो के ठोस हो गया है। बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं। तो 40 किलोमीटर लंबा है, चौड़ा है, और इसमें तेथिस सागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। जो ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय, उसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत है। ग्रेटर हिमालय के जो सेकंड वाला है, बृहत हिमालय की चौड़ाई कितनी है, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, लेकिन इसकी हाइट, एवरेज हाइट है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। इसकी जितनी भी अच्छी चोटियाँ जिनका नाम आपने सुना, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे नंदा देवी हो, चाहे धौलागिरी हो, सब इसी में पड़ता है। सारे अच्छे पर्वतों शिखर का जो नाम है वो सब माउंटेन पिक्स इसी में आते हैं। फिर पंजाल तो है ये, वो रेंज इसी का पार्ट हो जाएगा ना, सेकंड वाले का पार्ट होगा फिर पंजाल इसका नहीं होगा, इसके बाद वाले का होगा। हाँ, वो ग्रेटर नहीं ना है, हाँ, लेसर का हो जाएगा, ठीक है। इसी में वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका हिंदी में क्या नाम है और अंग्रेजी में माउंट एवरेस्ट। सेकंड लिखिए लेसर हिमालय, जो थर्ड वाला, थर्ड पार्ट क्या है हिमालय का, थर्ड, इसको कहते हैं लेसर हिमालय। लेकिन यह लेसर नाम है, लेकिन सबसे चौड़ा है। तीनों में सबसे चौड़ा यही है, 80 किलोमीटर में फैला हुआ है लेसर हिमालय। 80 किलोमीटर्स का रेंज है इसका, लेकिन हाइट कम हो जाता है 1300 टू 4600, हाइट 1300 टू 3900, 46, 1300 से 4600, 1300 से 4600। इसी में 3-4 महत्वपूर्ण पिक्स हैं, जैसे पीर पंजाल रेंज, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, ये सारी पहाड़ियाँ इसी में हैं। इसी में नैनीताल, इसी में रानी खेत, सिनेमा का शूटिंग, मसूरी, शिमला, सब इसी में आता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह मेडिकल हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, लेकिन पॉकेट लोग का वहाँ जाके रहिएगा तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अरे वहाँ जाके रहिएगा, जब पॉकेट में माल रहेगा ना, तो ऐसे टेंशनों से हो सकता है BP बढ़ जाए, नहीं। और एक लड़का अपने पिताजी को कहा कि पिताजी जाड़ा बहुत पड़ रहा है, जैकेट ले लीजिए। बोले कितना का है, बोले 10,000 का है। मारा एक झापड़ उसको, 10,000 पॉकेट में रहेगा, ऐसे ही गर्मी लगेगा, जो टी-शर्टों पर ठीक रहेगा। तो वही कहने का मतलब है कि आप कहीं भी जाइएगा स्वास्थ्य के लिए, लेकिन यह भौगोलिक तौर पर हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। हवाओं की बेहतर दशा है, प्राकृतिक तौर पर ठीक है। लास्ट लिख लीजिए शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। यह बहुत पतला है, मात्र 8 किलोमीटर चौड़ा है। कहाँ पर? और पश्चिम में जो है 45 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है। यह यहाँ 45 है पश्चिम में, और इधर जाके ये 8 हो जाता है शिवालिक, ठीक है। यह 900 से 1500 मीटर ऊपर है, मीटर, किलोमीटर नहीं, ऊंचाई 900 टू 1500। हाँ, सब मीटर में, सब मीटर में है। 100 किलोमीटर थोड़ा हो जाएगा, मीटर ही होगा। एक बात ध्यान रखना, देखिए ये क्या बताया हमने, बीच में पहला था ये ग्रेटर हिमालय, उसके बाद क्या आया लेसर हिमालय, और उसके बाद क्या आया शिवालिक, ठीक है, क्लियर है। और उसके पहले क्या था ट्रांस हिमालय, तो THG लेसर और शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। ये जो लेसर और शिवालिक के बीच में है ना, यही दून है, जो देहरादून और ये सब घाटी सब ना दून। तो दून्स कहाँ पर है, एक ज्योग्राफिकल टर्म है दून। ये लेसर और शिवालिक के, तो कितना हो गया, पहले ट्रांस हिमालय जो काराकोरम वगैरह बताया था, लास्कर जास्कर, ये सब ट्रांस का पार्ट है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय में सारा कंचनजंगा से लेकर धौलागिरी सब है। इसमें आपको माउंटेन्स का जो क्रम है वो भी याद करना है, वो हम करवा देंगे अगले क्लास में। फिर उसके बाद आपका लेसर हिमालय है, जिसमें कि रानी खेत वगैरह सब बताया, नहीं सॉरी, हाँ उसी में है ना,
धौलाधार, मसूरी, महाभारत सब है उसमें। उसके बाद शिवालिक है जो एक्सटीरियर पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है, और इन दोनों के बीच, लेसर और शिवालिक के बीच में दून्स है। तो 1 2 3 4 5 इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, इसको याद कर लीजिए।